लिखिए। थेल्स प्रमेय को देखो कैयक नाम से जाना जाएगा। सबसे पहले तो इसको हम प्रमेय 6.1 बोलेंगे। दूसरा क्या बोल सकते हैं? आधारभूत या थेल्स प्रमेय तो फेमस ही है, थेल्स प्रमेय। और क्या बोल सकते हैं? आधारभूत, आधारभूत समानुपातिक, समानुपातिक प्रमेय। तो भाई देख लीजिए कितने नाम है इसके, 3। परीक्षा में पूछ दे कि आधारभूत समानुपातिक प्रमेय सिद्ध करे, चाहे थेल्स प्रमेय सिद्ध करे, चाहे प्रमेय 6.1 सिद्ध करे, नाम ही है प्रमेय 6.1, माने नंबर है इसका एनसीईआरटी बुक में। तो कैसे साबित करते हैं? तो साबित तो करने की बात अलग है। सबसे पहले ये है क्या, तो कल बता दिए थे आपको, पिछले क्लास में आपको बता दिए कि एक त्रिभुज होता है, उसमें एक भुजा होता है और उसके समांतर एक हम रेखा खींचते हैं, वो बाकी भुजाओं को 2 बराबर भाग में बांट देता है और इसे ही हम थेल्स प्रमेय कहते हैं। इतना बात बुझाया? तो पहले इसको लिख लीजिए। चलिए सब लोग लिखिए हमारे साथ। किसी त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, एक भुजा के समांतर, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को, अन्य दो भुजाओं को एक ही, अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में, एक ही अनुपात का मतलब समझते हो ना, एक ही अनुपात में, बराबर अनुपात में विभाजित करती है। इसे थेल्स प्रमेय कहते हैं, इसे थेल्स प्रमेय कहते हैं। बोलो इतना लिखने आ जाएगा कि नहीं? अब इसे साबित करना है तो एकदम कलम रख दीजिए और ध्यान दीजिए। अब साबित कैसे करेंगे? साबित करने के लिए आपको लंब का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, लंब आधार का मतलब समझ में आना चाहिए। जैसे कि मैं एक त्रिभुज अगर खींच रहा हूँ, जैसे कि एक त्रिभुज है, जरा इस त्रिभुज को गौर से देखें आप लोग। ये त्रिभुज ABC में एक भुजा बढ़ा हुआ है, एक भुजा बढ़ा हुआ है। अगर हम कहें कि ये कितना डिग्री है, 90 है, तो बोलिए AC को आप लंब बोल सकते हैं? AC को लंब बोल सकते हैं। तो AC को अगर हम लंब बोल सकते हैं तो असल में ये किस त्रिभुज का लंब है? ABC का। मैं अगर इस भुजा को बढ़ा के ऐसे मिला भी दूं तो भी AC लंब कहलाएगा, इस त्रिभुज के लिए भी और पूरे बड़े त्रिभुज के लिए। बोलो ये बात बुझाया? अगर हम ऐसे कोई लाइन खींच दें और हई हटा दें, तो अब यहाँ पे अगर D लिख दें तो हई 90 है, पर क्या ये 90 है? तो अभी भी ये AC क्या है? लंब ही है, इस बड़े त्रिभुज के लिए भी और इस छोटे त्रिभुज के लिए भी। क्या ये बात समझ में आया? चाहे भुजा बढ़ा दो या भुजा को घटा दो, लंब जो है वो हमेशा लंब ही रहेगा। ये अगर बुझा गया तो आगे बुझाएगा। समझ में आया?
इसका ज़रूरत पड़ने वाला है। तो हमें अब ये साबित करना है, तो साबित करने के लिए हम लोग कौन कौन सा स्टेप फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम गिवन, मतलब कि जो भी चीज़ दिया होता है प्रमेय में उसे लिखते हैं। उसके बाद आप गिवन कर देने के बाद जो सिद्ध करना है तो टू प्रूव दैट लिखा जाता है, मतलब सिद्ध करना है कि। और अगर रचना की ज़रूरत है तो कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, अगर कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत हो तो। और लास्ट में हम क्या करते हैं, तो आपको हमेशा कितने स्टेप फॉलो करने हैं, 4। इसका ज़रूरत पड़ भी सकता है, नहीं भी पड़ सकता है। क्या इतना बात क्लियर हुआ? बता सकते हो गिवन में क्या लिखाएगा? यस, तो पढ़ के बताओ इसमें क्या दिया हुआ है। इस त्रिभुज में समांतर इतना लाइन दिया हुआ है और तुम्हें लास्ट में कह रहा है कि तो दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटती है या काटती है। तो ये कंडीशन अगर ए बी सी हो गया, ये डी हो गया और ये ई हो गया, तो ये वाला चीज़ देखो डी ई और बी सी। एक तो त्रिभुज ए बी सी गिवन है, पहला बात गिवन में क्या गया कि ए बी सी एक त्रिभुज है। दूसरा इसमें एक और बात है कि ये लाइन और ये लाइन क्या है, मतलब बी सी समांतर क्या है। तो बोलो कितने इन्फॉर्मेशन है जो गिवन है? 2, एक त्रिभुज होना, एक समांतर होना। क्या ये बात समझ में आया? अब आगे हम टू प्रूव दैट, मतलब सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने वाले में क्या है कि अगर ऐसा हो तो ए डी बटा में डी बी बराबर ए ई बटा में ए सी, मतलब ऐसा अगर हो तो अनुपात क्या होता है, तो ये टू प्रूव दैट में आ जाएगा। सीधे के वो करना है। रचना का जरूरत पड़ेगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं। बोलो ये दो गो बात समझ में आया कि नहीं? तो ये दो गो बात पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं और लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग गिवन वाले टर्म पे चलते हैं, और ये चारों चीज़ जो चलता है तो राइट साइड में फिगर बनते रहता है। समझ में आया? तो फिगर में अभी कई गो चीज़ बनेगा, एगो त्रिभुज बनेगा, एगो समांतर वाला बात। तो हम यहाँ पर एक ही त्रिभुज बनाने वाले हैं, एक ही त्रिभुज लेंगे। ये हमारा एक त्रिभुज हो गया, ठीक है। अब हम इसमें एक रेखा खींचेंगे जो समांतर होगा। नहीं, डॉट डॉट का प्रयोग इसमें नहीं करेंगे, ये गिवन ही है, इसलिए डॉट डॉट का प्रयोग हम आइए अब आप देख सकते हो मैंने इसका नाम ए बी सी डी ई दे दिया। सभी बहादुर अभी अभी जो हमने बताया वो बताइए क्या लिखा जाए। सबसे पहले गिवन में ए बी सी एक त्रिभुज है। याद रहे मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, 5 नंबर का बात है भाई। आ गया तो 5 नंबर हो गया, समझो ये एग्जाम में आ गया तो बहुत महत्वपूर्ण बात। त्रिभुज माने पूरे मैथ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ रहे हैं। पूरा जितना 10th क्लास में मैथ है ना, उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ पढ़ रहे हैं फेस पर में। हाँ, फेमस है। तो ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें दो में से कोई एक लिखाएगा, या तो डी ई नहीं तो बी सी। डी ई समांतर बी सी है। बोलिए दोनों इन्फॉर्मेशन हो गया। अब कुछ ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, इतना हो गया काफ़ी है। अब टू प्रूव दैट, हाँ, ए डी डी बी बराबर ए ई बटा, बोलो क्लियर है? चलो अब आगे की कहानी समझते हैं। क्या रचना की ज़रूरत है? तो वो तो हम ही बताएंगे कि ज़रूरत है कि नहीं। तो बिल्कुल ज़रूरत है। रचना हम क्या कर रहे हैं समझेंगे यार। आप देखिए हम इसमें क्या करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया कि यहाँ से ऐसे
इस पर ऐसे खींचा और ये आप गौर से देखिए ये 90 का एंगल हो गया। तो हमने ई से इस पॉइंट पर, इस पॉइंट का एक नाम देना होगा। सोचिए क्या नाम दे दें? पी, चाहे कुछ भी दे दो। तो ई पी हो गया। ये हमने क्या खींचा? हाँ, लंब का कॉन्सेप्ट अभी बताएं। ये लंब खींच दिए। ये लंब ना किसके किसके लिए है समझना। ये लंब इस छोटे से त्रिभुज के लिए भी है, इस छोटे से त्रिभुज के लिए भी है। समझ में आया? और अगर मैं यहाँ से मिला दूँ ऐसे, देखना जरा, ध्यान देना, मैं अगर यहाँ से ऐसे मिला दूँ, ये वाला लाइन यहाँ यहाँ ऐसे अगर मैं मिला दूँ तो बताओ। अरे अंकल आप ना क्या कहें आप। ये लीजिए, देख रहे हैं, देख रहे हो विनोद कितना गड़बड़ चल रहा है। चलो मान लो कि मिला दिए। तो अभी मेरे को बताओ, अगर मैं ऐसे मिला दूं, बाद में कहोगे कि अच्छा नहीं है। हाँ, बाद में यही ना कहोगे। देख रहे हो विनोद? आइए, काम चल जाएगा ना। अब बताओ, अगर मैं मिला दूं तो अब ये लंब किसके किसके लिए है? जरा देखना, हमारे कलर पर ध्यान देना। एक तो इसके लिए है, ठीक है, देखा। दूसरा इसके लिए भी है। बात बुझाया? क्योंकि इस त्रिभुज की ये भुजा बढ़ाई गई है, तो इसके लिए भी यह क्या है? लंब है। क्या ये बात समझ में आया? मेन यही चीज समझना है। इस त्रिभुज के लिए भी पी हमारा क्या है? लंब है। बड़े के लिए भी लंब है, इसके लिए भी है। उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। जो प्रोसेस आपने लेफ्ट साइड में किया, वही प्रोसेस आपको राइट साइड में भी करना है। ठीक है? आइए, नेक्स्ट प्रोसेस करने के लिए आपको हम अभी भी बताएं कि सेम प्रोसेस इधर, तो डी से इधर एक लंब डालना है। हम्म, 90 हो गया। बोलिए इसका नाम क्या दे दे? क्यू देते हैं, क्यू। ठीक है, तो डी क्यू लंब हो गया किस पे? ए पे। और ये ई पी लंब हो गया किस पे? ए डी पे। अब चलो इसको मिला दिए हैं, अगर मैं इसको यहाँ मिला दूँ तो ये वाला लंब इस पूरे त्रिभुज के लिए भी हो जाएगा और इस छोटे से त्रिभुज के लिए भी हो जाएगा। तो चलो इसको मिला देते हैं। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब हम ये जो किए हैं इसको कहते हैं लंब खींचना, इसको कहते हैं मिलाना, क्योंकि इसमें 90 का बात नहीं हुआ है। और इस चीज़ को बहुत छोटे भाषा में अगर लिखना हो तो बड़ा सिंपल तरीका है, डी क्यू उल्टा टी। उल्टा टी के मतलब लंब, क्या चीज़? ए ई, माने डी क्यू लंब ए ई। अगर इच्छा है तो ऐसे लिखे ए ई लंब डी क्यू, यहाँ पर खींचा। बुझाया? इतने में एक और काम फड़ी आ गया। बोलो, ए ई लंब डी क्यू खींचा, मतलब इतना के बाद तो लिखा गया। एक इन्फॉर्मेशन ये हो गया। बोलिए सेकेंड इन्फॉर्मेशन कैसे लिखिएगा? ए डी लंब पी ई खींचा, दूग हो गया। अगर इच्छा है तो ऐसे लिखो डी क्यू तनी सीधा पड़ रहा है, डी क्यू लंब ए ई खींचा। अब एहू चलो अब एहू जगह खिंचवा दो। बोलो क्या बोलोगे? लंब डी ए चाहे ए डी खींचा, दो इन्फॉर्मेशन हो गया। तीसरा इन्फॉर्मेशन इसके लिए लंब नहीं खींचे हैं, नहीं, बी से ई और डी से सी मिलाया, तब बी से
बी से ई और डी से मिलाया। बोलो बुझाया। बोलिए चारों इन्फॉर्मेशन हो गया। चलिए हम इस चीज को कहाँ लिखते हैं भाई? कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन में लिखते हैं, रचना में। बोलिए क्या क्या लिखा जाए? पीई पीई लंब, एडी खींचा, खींचा, पी लंब एडी खींचा, फिर डी क्यू लंब ए ई खींचा। बोलिए मजा आया? यहाँ तक बुझा गया ना? आगे बोलिए। बी से ई और डी से सी मिलाया। बोलो बुझाया? तो इतना काम हो चुका है। अब बारी है प्रूफ करने की। तो कहानी अब शुरू करते हैं प्रूफ का। कैसे प्रूफ करेंगे इस पर बात करेंगे। अब ऐसा है कि प्रूफ में अनुपात आया हुआ है। हमें कुछ ऐसा इसमें सोचना होगा कि अनुपात प्राप्त हो। अनुपात के रूप में एडी प्राप्त हो और क्या प्राप्त हो? डीबी। तो आप सबसे पहले एडी बटा डीबी लाना चाहते हैं, मकसद तो यही है। तो मैं देख रहा हूं कि ये जो एडी है ना, एडी इस ए डी ई त्रिभुज में है। बात समझ रहा है? ए डी ई में कौन से त्रिभुज में है? त्रिभुज ए डी ई। बोलो ये एडी जो है ए डी ई में है कि नहीं है? है। और चलो अब देखो क्या है डीबी। डीबी जो है ऐसा नहीं लग रहा कि ये डी बी ई में है। देखो डीबी डी बी ई। तो कौन से त्रिभुज में? त्रिभुज डी बी ई, दोनों में हम चल रहे हैं। तो हमने सबसे पहले क्या लिख दिया? त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज डी बी ई में लिख दिए। लिखने के बाद आपको क्या करना है? ये वाला चीज ऊपर और ये वाला चीज नीचे लिखना है। ठीक है, ध्यान देंगे। हम इसके बाद क्या करने वाले हैं एकदम ध्यान से समझेंगे। चलिए अब एकदम ध्यान से देखिए। एरिया, ए आर मतलब एरिया, उसके बाद ए डी ई बटा एरिया डी बी ई। अब तुम्हारे दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये जटिल समस्या किस लिए, यहाँ क्षेत्रफल की बात क्यों? तो जहाँ बात लंब की होगी वहाँ क्षेत्रफल की भी होगी, क्योंकि क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ऊंचाई को ही क्या बोलते हैं? लंब कहते हैं। अगर मुझे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो हम दो तरीका से निकाल सकते हैं। 1/2 आधार एडी और शीर्ष लंब पीई। बोलो ऐसा हो सकता है? हमारी इच्छा है कि हम आधार ए ई ले लें तो लंब क्या लेंगे? डी क्यू। परंतु इधर से ज़्यादा अच्छा रहेगा कि बाएं तरफ से अच्छा रहेगा? है इधर से इसलिए बेनिफिट रहेगा कि इधर आधार आपका ए डी आ जाएगा, है ना। और लंब क्या लेने वाले हैं? पीई। क्या ये बात समझ में आया? तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 1/2 गुना आधार। आधार क्या हो गया? एडी हो गया। शीर्ष लंब बताइए? पीई। बोलिए लिखा जा सकता है? अब 1/2। अभी सभी लोग एकदम ध्यान दें। अब किसका बारी है? डी बी ई का बारी है। सेम फॉर्मूला 1/2 गुने आधार। तो सभी बच्चे बताएं इसमें आधार क्या होगा? डीबी।
लेकिन इसके लिए शीर्षलम कौन है? ये पीई है, तो क्या लिखाएगा? अब सभी बहादुर बताइए कौन कौन कट रहा है? पीई से पीई, हाफ से हाफ। अब बताइए हाफ से हाफ कट गया तो बचा कौन? एडी बटा डीबी। समीकरण नंबर, देखिए हम लोग अपने मकसद में आधा कामयाब हो गए। एडी बटा क्या गया? डीबी। बोलो क्लियर हुआ? जो काम हम बाएं साइड किए हैं वही काम दाएं साइड करना है। तो फिर से चलते हैं, सेम प्रोसीजर। हमें लाना है क्या चीज? ए ई। ए ई बताइए फिर से इसी त्रिभुज में है, तो बोलो क्या लिखें अब? आए त्रिभुज ए डी ई, शायद यही था, ए डी ई, ठीक है ना? और बताओ, और त्रिभुज कौन सा? और त्रिभुज कौन सा? बोलो। इसी लाना है, इसी। तो त्रिभुज ए सी डी, बोलो होगा? क्या लिखेंगे? ए सी डी में। अब आगे बताइए, एरिया ए डी ई, ये वाला। फिर एरिया ए सी डी बराबर, चलिए 1/2 गुने आधार ए ई शीर्षलम डी क्यू, तो 1/2 आधार ए ई शीर्षलम डी क्यू बाटा 1/2, 1/2 गुने ए सी गुने, वाह बहादुर, डी क्यू ही होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? डी क्यू। अब बताइए, खत्म, और हाफ हाफ कैंसिल। अब ए ई बटा में ई सी, देखिए तो ये भी आ गया। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। 1 में बताइए क्या था? ए डी बटा में डी बी। 2 में क्या आया? ए ई बटा में ई सी। बोलिए यही लाना था, और यहाँ हम लिख देंगे प्रूव्ड। उम्मीद है कि समझ में आ गया। इतना करने आ जाएगा कि नहीं? तो ये आपका थेल्स पर में कंप्लीट। चलिए फटाफट उतारिए, खत्म किया जाए इसको। पीछे तू कहला तो हम पीछे ना करें। हो गया? अरे वाह, हम लोग अगले थ्योरम की ओर बढ़ते हैं। आगे हम लोग को थेल्स प्रमेय का विलोम पढ़ना है, तो सब लोग लिखिएगा प्रमेय 6.2 लिखेंगे, थेल्स प्रमेय का विलोम। थेल्स प्रमेय का विलोम मतलब समझ रहे हो ना? उल्टा। अब सभी बच्चे ये बताइए इसको लिखे कैसे हम? जैसे उसमें हमने पढ़ा कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो हमें यहाँ पे कैसे लिखना होगा, यहाँ थोड़ा सोच लीजिए फिर लिखा जाएगा। ऐसे है ना? तो आपको कैसे बोलना होगा? किसी त्रिभुज में कोई रेखा, बात बुझाया? किसी त्रिभुज में कोई रेखा 2 भुजाओं को बराबर अनुपात में अगर बांट रही हो, 2 भुजाओं को बराबर अनुपात में अगर बांट रही हो, तो वह रेखा तीसरी भुजा के क्या होती है? बोलो उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? फिर से, किसी त्रिभुज में कोई रेखा
अगर आपको ये अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार वो बात रिपीट कर लीजिए। थेल्स प्रमेय वाला याद करिए। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, बोलो ये रेखा है कि नहीं, अन्य दो भुजाओं को बराबर अनुपात में बांटती है। तो यही ना रेखा है कि बराबर अनुपात में बांट रही है। अब इसके उल्टा, किसी त्रिभुज में कोई रेखा दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांट रही हो या विभाजित कर रही हो, तो वह रेखा तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर होती है। बोलो बुझा गया। चलो फिर से हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तुम लोग बताओगे क्या लिखें। किसी त्रिभुज में, सोच करके एकदम लिखना है। तो किसी त्रिभुज में, बोलो, कोई, गलती से कब भुजा लिखाई होगा तो गलत नहीं होगा। ऐसा है कि एक एक्स्ट्रा चीज कौन है, रेखा, उहे न दुगो को बराबर अनुपात में बांट रहा है, एगो उधर का एगो इधर का। तो इसलिए शुरुआत का थी से कोई रेखा से। तो किसी त्रिभुज में कोई रेखा कितने भुजाओं को, दो भुजाओं को बराबर अनुपात में, दिमाग में जाके अटक रहा है, बराबर अनुपात में विभाजित, बराबर अनुपात में विभाजित करती है। तो एकदम दिमाग लगाओ, रेखा का बात हो रहा है। तो वह रेखा, अब कौन भुजा बच गया, तीसरा। तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तीसरी भुजा के समांतर होती है। चलो भाई, इसे हम क्या कहते हैं, इसे थेल्स प्रमेय का विलोम कहते हैं। बोलो, इतना काम तुमसे हो जाएगा कि नहीं, इतना याद हो जाएगा कि नहीं तुमसे। हाँ, तो कल जीवन में कुछ याद रहे या ना रहे, पर ये याद जरूर रहना चाहिए, नहीं तो कल ही के कल मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। समझ में आया। मतलब लातम जोतम, ये हो गया। आइए प्रूफ करते हैं। हो जाएगा, चिंता ना करें। चलिए देखिए, बाद में उतारते रहिएगा। देखिए खिसिया गिरल, उतारी विनोद, उतारो। समझ रहे हो विनोद, अच्छा लड़का है वो, लेकिन तुम लोगों से तो बेस्ट है ही, ज्यादा बात नहीं करता है ना, ज्यादा हाला करता है। आए? हो गया। देखो अब भाई ये बताइए कि इसमें रेखा पहले ही से है कि, हाँ पहले से ही इसमें रेखा मौजूद है। चलिए, इसमें पहले से ही एक रेखा मौजूद है ऑलरेडी, ऐसे। इसका नाम हम दे दे रहे हैं ए, बी, सी, डी और ई। अब इसमें पहला इंफॉर्मेशन बताइए क्या है। गिवन में पहला इंफॉर्मेशन, पहले तो एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है जिसमें नहीं, हाँ एकदम परफेक्ट, क्योंकि उसमें समांतर था। इसमें क्या होगा, अनुपात, जिसमें AD बाई DB बराबर AE बटा में AC है।
हो गया, दो इंफॉर्मेशन हो गए। अब टू प्रूव दैट, बोलिए। हमें समांतर साबित करना है, डी ए समांतर बीसी, इसको इसके समांतर साबित करना है। समांतर साबित करने के लिए हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं कि दो रेखाएं तभी समांतर होती हैं जब उनके संगत कोण चाहे एकांतर कोण बराबर हो। बस हमें कुछ नहीं करना, इस कोण को इस कोण के बराबर ला देना है। अगर इस कोण को इस कोण के बराबर ला दिए तो देखेंगे जरा गौर से, ये एक रेखा है और एक ये रेखा है और ये हो गई तिर्यक, बुझाया। तिर्यक रेखा दो रेखाओं को काटे और ये कोण आपस में बराबर हो जाए तो संगत कोण बराबर हो गए, जिसके वजह से ये रेखा इस रेखा के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। ये बात बुझाया। परंतु हम वैसे साबित नहीं करने वाले हैं, कुछ नया चीज कोशिश करते हैं इसमें, ठीक है। देखिए हम इसको और आसानी से साबित कर सकते हैं। तरीका क्या, देखिएगा। इसमें हम कंस्ट्रक्शन नहीं किए, डायरेक्ट प्रूफ पे आते हैं। अगर आप चाहें तो कंस्ट्रक्शन में लिख भी सकते हैं, क्योंकि जो हम प्रूफ में जा रहे हैं तो याद कीजिए फर्स्ट चैप्टर जब आप पढ़ रहे थे मैथ में, तो मैंने बोला था कि गणित में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो नहीं होते हुए भी उसे मानना पड़ता है। जैसे √2 एक अपरिमेय संख्या है, पर फिर भी हम क्या मान के चलते, और बाद में अपने आप वो गलत साबित हो जाता है तो हम कहते हैं कि भाई √2 क्या है, अपरिमेय है। तो यहाँ कहानी कुछ ऐसा ही है, एकदम ध्यान से समझें। क्या गिवन में ये लिखा हुआ है कि DE समांतर BC, क्या है? ये तो साबित करना है, मेन तो मकसद यही है। मतलब हम सिर्फ इतना जानते हैं कि यहाँ पर ऐसी कोई रेखा नहीं है फिलहाल जो BC के क्या हो, समांतर। सुन रहे हो मैंने क्या बोला? हमने ये बोला कि गिवन में सिर्फ हमें इतना मालूम है कि ABC एक त्रिभुज है होने के अलावा AD बटा DB और AE बटा AC है, बस इतना ही जानते हैं। और ये इसके समांतर है ये नहीं पता मुझे, मतलब सीधा सीधा ये कहा जाए तो अभी DE समांतर BC है कि नहीं है मुझे नहीं पता। तो क्या हम ये मान के चलें कि ये DE BC के समांतर नहीं है? क्या पता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। पर ये बताओ हमें कि क्या हम खुद से कोई ऐसी अलग से रेखा खींच सकते हैं जो BC के समांतर हो? खींच सकते हैं, बिल्कुल खींच सकते हैं। तो हम वही काम यहाँ पे करने वाले हैं। देखो अब तुम लोग कहोगे कि सर ये समांतर है, नहीं ये समांतर है। तुम्हारे पास कोई प्रूफ है क्या कि ये समांतर नहीं है? बताओ। नाप के, नापना नहीं है, तुम बता दो खाली कि ये समांतर है कि नहीं है। अगर है तो कैसे, नहीं है तो कैसे? कोई है उपाय तुम्हारे पास? तो फिलहाल के लिए, अभी के लिए हम ये मान लेते हैं, ये ई डैश है ना, इसको ई नहीं लिख रहे हैं, इसका नाम कुछ और दे रहे हैं, एफ दे दे रहे हैं। मतलब फिलहाल अभी मान ले रहे हैं कि DF समांतर क्या है। ये तो मेरे को भी पता ही समांतर नहीं है, पर क्या √2 परिमेय था? फिर भी तुमने क्या माना था, अपरिमेय। तो वैसे ही ये मान लो, इसको परिमेय मान लो, अपरिमेय बोला गया है, गलती हो गया, होता है, गलती इंसान से भी होता है। इस पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ जीवों में मनुष्य हैं, लेकिन इसका हरकत कुत्ता जैसा है। चलो देखो ठीक कहाँ से बताइए। ये जो लाइन है इसको फिलहाल क्या माना जाएगा? तो माना DF समांतर BC हो गया भाई। अब मान लिए हैं तो थेल्स जी क्या कहते हैं, समांतर हो
तो अनुपात बराबर होता है। ये बात अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, वो कहे ना जी, समांतर हो तो अनुपात बराबर होता है। क्या होगा कि नहीं? तो बता सकते हो कि इस बेस पर हम AD बटा DB बराबर, इधर बता दो तब न समझे, कहीं AE नहीं ना बोल रहा था, AF बटा FC समीकरण नंबर 1 कैसे? हेल्स प्रमेय से, प्र पर शून्य लिख दिए हैं, प्रमेय से इथेल्स जी कह रहे हैं। खेला तो यहाँ पे हुआ, फिर मेरा नजर गया अरे AD बटा DB यहाँ भी क्यों ना इसको भी इधर लिख लेते हैं समीकरण 2 में। तो क्या लिखेंगे? चूंकि AD बटा DB बराबर AE बटा EC समीकरण 2। ई कहाँ से? ये तो गिवन है। तो ये हिसाब से हमारा नियम कहता है गणित का कि एक पक्ष बराबर तो दूसरा भी बराबर। क्या होगा कि नहीं? तो बोलो समीकरण 1 और 2 से, एक में क्या है? AF बटा FC बराबर AE बटा में EC था ना, AE बटा में EC, ये बराबर हुआ। अब हम अपना से कुछ यहाँ पे नया कर रहे हैं, ध्यान देंगे। अच्छा, समीकरण में दोनों तरफ कुछ भी जोड़ा जा सकता है, तो मैं खुद से क्या किया कि AF बटा FC में क्या जोड़ दिए? 1, और इधर AE बटा EC यहाँ भी 1 जोड़े। अब मन में ये प्रश्न होगा कि सर एक ही क्यों, 2 जोड़ लेते, 3 जोड़ लेते, घटा लेते, जोड़ ही क्यों रहे हो? तो कारण इसके बाद पता चलेगा। हम तो कुछ भी कर सकते हैं, पर फायदा किस में होगा वो सोचना है, हमें फायदे के फेर में रहना है। मान लीजिए कि हमने FC लघुत्तम ले लिया, तो बताइए यहाँ क्या होगा? AF प्लस FC। सोचो अगर यहाँ 2 जोड़े रहते तो यहाँ 2FC आया रहता, और घटाए रखते तो माइनस FC आया रहता। लेकिन जोड़े हैं तब बेनिफिट देखिए, इसको थोड़ा याद कर लीजिए। क्या लिखा हुआ है? भुगते रहिए AF प्लस, हाँ भुगते रहिए AF प्लस, बोलिए AF और FC जोड़िएगा तो क्या मिलेगा? AC। घटा के का निकाल लेता, और 2FC जोड़ के क्या निकाल लेता? कुछ निकलता। एक जोड़ने से फायदा क्या हुआ? क्या आ गया? AC आ गया। बोलो इधर भी सेम टू सेम AC लघुत्तम, तो AE प्लस में EC, थानी साथ जोड़ते रहिएगा AE प्लस EC। देख रहे हो? आप बताओ क्या आएगा यहाँ? तो बोलो क्या आएगा? यहाँ पर हाई AF और FC जोड़ेगा तो कितना आएगा? AC आएगा, और नीचे क्या है? FC। और हाई जोड़ेगा तो क्या आएगा? AE या EC जोड़ो, AE और EC, फिर से क्या गया? AC बटा में EC, AC खत्म, तिरछा गुना EC बराबर, EC में 1 से बराबर। अब जो साबित किए हैं जरा उस पर नजर डालिए। क्या लिखा है? EC बराबर EC बराबर FC। क्या ये बताइए छोट कभी बड़ के बराबर हो सकता है? ये कभी पॉसिबल? अब यहाँ पे हम गलत साबित हो गए कि नहीं? मान के तो चले थे समांतर, तो रिजल्ट भी गड़बड़ आ गया। तो हम क्या लिखेंगे? जो संभव नहीं है, चाहे ऐसे लिखेंगे, जो तभी संभव है जब, अब देखिए क्या लिखाएगा? F जो जहाँ पे है ये चल के कहाँ आ जाए, मतलब F किसके बराबर हो? जब F बराबर क्या हो? E हो। समझ में आया? अब मुझे ये बताइए कि हम यहाँ पर
DF समांतर BC लेके चले थे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, DF समांतर BC, DF समांतर BC, ये कहाँ से आया? माना गया था, ये माना गया था कि नहीं? अभी हम जब माने थे तो रिजल्ट ये आया, जो तभी संभव है जब F बराबर क्या हो, E। तो जहाँ F है वहाँ क्या होना चाहिए, E। तो बोलिए F हटा के यहाँ क्या लिख सकते हैं, DE समांतर BC। और देखिए तो यही साबित करना था, और यहाँ देखिए आ गया, हो गया प्रूफ, DE समांतर BC। तो उम्मीद है कि ये भी बुझा गया होगा। कल ये दोनों यहाँ साबित करवाएंगे आप लोग।